अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7 नाउ, विजयनगरा एम्पायर। नाउ इन अ लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर, द रायाज एंड द नायक्स. Today we are going to discuss about the royal center and some of the architectural developments of the Vijayanagara Empire. Now विजयनगर एम्पायर में आज जो हम इसमें मेजरली जो ट्रेस आउट करने जा रहे हैं वो हम डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल जो उस वक्त था और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स विद इन दिस बिल्डिंग स्टाइल जो है वो हम ट्रेस आउट करने जा रहे हैं. अब सबसे पहली बात जो आपको ये समझनी है, जो यहाँ पर किंग होता है, जहाँ पर किंग खुद उस वक्त रहता था, यूजुअली हम उसको कैपिटल कंसिडर करते हैं. जो जहाँ पर रॉयल सेंटर जो है वहाँ पर एस्टैब्लिश होता था, तो कैपिटल जो है वो हमेशा से एक कलीदी रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एम्पायर में. अब यहाँ पर जो भी कैपिटल्स आप देखोगे वहाँ पर जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन जो होती है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स वहाँ पर ज़्यादा होती है ना. जहाँ पर रॉयल सेंटर हो वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हम होती है वो हमें वहीं पर मिलती है. लाइकवाइज वी सी इन द मुगल एम्पायर और द दिल्ली सल्तनत, वहाँ पर हम देखते हैं द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वेर बिल्ट इन दिल्ली एंड लेटर पीरियड इन आगरा एज वेल, क्योंकि ये दोनों सिटीज मुगल्स के टाइम पे हम देखते हैं कैपिटल सर्व करती हैं. तो यहाँ पर ये जो कैपिटल है वहाँ पर बहुत अच्छे हमें कंस्ट्रक्शन जो मिलती हैं या वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो हमें इन्हीं कैपिटल्स में मिलती है. इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं जो भी अब हमारे पास बचा है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम या हमने जो है उनकी जो भी एंशिएंट मोनूमेंट्स हमें मिले हैं, चाहे वो BCs की बात करें या हम C की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास वो जो उस वक्त के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे बचे हुए हैं. अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चाहे रूलर्स ने उनको डिस्ट्रॉय किया है या जो है डेसिक्रेट ऐसे ही है या लोगों की नाअहली की वजह से हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया, तो हमसे वो चीज़ें जो है वो छिन गई और वो जो है रबल्स में ख़त्म हो गई. तो उनका जिक्र सिर्फ किताबों में ही मिलता है और जो एक्चुअल में जिनका जहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट की गई थी वहाँ पर उन पर जो लोगों ने है डिस्प्लेसमेंट की, वहाँ पर लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए. जैसे हमने देखा एंशिएंट में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है, लेकिन एक्चुअल में फिर उसको लेटर पीरियड में ग्रीड या बाकी चीज़ों की वजह से उनको फिर ख़त्म किया गया. नाउ यहाँ पर जो विजयनगरा एम्पायर के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर वो हम देखने जा रहे हैं और हम देखेंगे इसमें कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था उस टाइम पे विद रिगार्ड to the architecture as well as the building style or the fortification and roads as well. Now यहाँ पर भी जो इसकी कैपिटल हम देखते हैं विजयनगर जो है इट्स अराउंड द मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश जो है ना, वहाँ पर जो इसके हम देखते हैं हम्पी की जो साइट है वहाँ पर मोस्ट ऑफ हमें मिलती है जो इसमें रिमेन्स रहे हैं. हमें आर्कियोलॉजिकल में हम जो जिनको स्टडी करते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो हम वहीं से देखते हैं. तो यहाँ पर जो कैपिटल है वहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, पहली बात जो है वो वाटर रिसोर्स की है. किस तरह से ये मैनेज कर रहे थे विजयनगर एम्पायर में वाटर रिसोर्सेज को. एज यू ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी सस्टेनेंस के लिए हमारे जिंदा रहने के लिए वाटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाटर के बगैर हम देखते हैं कोई भी यहाँ पर काम नहीं हो सकता था विद रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू द पर्सनल यूज ऑफ द वाटर. नाउ वाटर को मैनेज करना इट वॉज अ वेरी इट डिपेंड्स अपॉन ए रूलर हाउ इफेक्टिव ही यूज्ड इट, है ना. कभी कभी क्या होता था ये जो रीजन, कभी कभी नहीं बल्कि ये अगर हम साउदर्न पेनिनसुला की ही बात करें, वो एक ऐसा रीजन था जिसको हम कहते हैं एरिड रीजन. ठीक है, ये जो है ये एरिड हम कह सकते हैं जोन था या एरिड जोन पेनिनसुला जो है ये उसमें बिलोंग करता था. जहां पर एरिड जोन उसको कहते हैं जिसमें जो है बारिश बहुत कम होती है.
तो यहाँ पर जो है वाटर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे आप आज भी हम देखते हैं स्कैर्सिटी ऑफ वाटर राजस्थान में बहुत टाइम तक रही है, तो वहाँ पर जो है वाटर पर बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर जो आवरतें होती थी पहले आज थोड़ा चेंजेस आ गई हैं, तो बहुत टाइम तक या बहुत उनको दूर जाना पड़ता था वाटर लाने के लिए अपने घरों से। तो ये हम देख रहे हैं जो वाटर स्कैर्सिटी इससे पहले भी रही है। ये जो एरिड रीजन था, ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त विजयनगर एम्पायर की, तो यहाँ पर भी हम इन चीज़ों को ट्रेस आउट कर रहे हैं कि ये जो एरिड जोन था यहाँ पर भी वाटर की किल्लत रहती थी कुछ टाइम के लिए। अब इन्होंने, इनके रूलर्स ने, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विजयनगर डायनास्टी में, जो विजयनगर एम्पायर में जो डिफरेंट डायनास्टीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कौन से इफेक्टिव मेजर्स एम्प्लॉय किए जिसकी वजह से वाटर की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं वाटर रिसोर्सेज में क्या है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग feature about the location of the Vijayanagar was natural basin formed by river Tungabhadra. So one of the major tributaries, one of the major source of water for the people of Vijayanagar Empire was the river Tungabhadra. अब रिवर तुंगभद्रा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, इससे पहले एंशिएंट में भी, अब इस मिडिवल पीरियड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर झेलम जो है कश्मीर के लिए बहुत कलीदी रोल अदा करती है, क्योंकि कश्मीर के डिफरेंट रीजन्स और मोर इंपॉर्टेंट रीजन्स में जो झेलम का पानी है उसी से हम जो पानी वगैरह जो पीते हैं वो हम उसी से लेते हैं। तो मेन सोर्स हमारे पास क्या है, झेलम है। और इसका जो हम देखते हैं इसका जो आना है और इसकी जो लोकेशन है वो भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज को कवर करती है। नाउ इसी तरह से रिवर तुंगभद्रा जो है ना, उसका नेचुरल बेसिन जो है ना, नेचुरल बेसिन है, फ्लो किस तरह से आ रहा है इसका, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था उस टाइम, तो मेजर डायरेक्शन, मेजर जो रीजन्स वहां पर थे वो वहां से चल रहे थे। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट था कि रिवर तुंगभद्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। Now second important point is that in almost all cases embankments were built along the streams to create reservoirs of varying size. तो ये यहाँ हम देख रहे हैं जो ये रिवर तुंगभद्रा है, तो आप क्या करते हो जब आपको कभी वाटर की ज़रूरत पड़ती है या कोई रीजन जो है जो इस रिवर से बहुत दूर है वहाँ तक भी वाटर आपको पहुँचाना है। अब हम देख रहे हैं स्ट्रेटजीज क्या अपनाएगी। तो ये तो नेचुरल आपके पास पहुँच रहा है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है रिवर तुंगभद्रा से आपको मिल रहा है। नाउ आपको ये वाटर जो है डाइवर्ट करना है और आपको ये वाटर जो है कभी स्टोर भी करना है और डिफरेंट जो है रीजन्स तक पहुँचाना है। उसके लिए आप कौन से यहाँ पर कौन से काम कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर उसमें ला रहे हो। तो सबसे पहली बात हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, जो यूजुअली जो ये स्ट्रीम्स आ रही थी उनमें इन एम्बैंक्स में, तो आपने एम्बैंक्समेंट को देखा होगा जो हम देखते हैं जैसे रिवर बैंक्स पे वो एम्बैंक्समेंट बनाते हैं ना वाटर को डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरे रीजन में, तो वहाँ पर वाटर फ्लो ऊपर हो जाता है, तो जो बाकी का जो पानी है उसको आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से उसमें फ्लो कर सकते हो। और इसमें जो है क्रिएट वाटर रिजर्वायर्स ऑफ वेरिंग साइज। तो वाटर रिजर्वायर आपने देखे होंगे, वाटर को रिजर्व करने के लिए, जैसे यहाँ से तुंगभद्रा आ रहा है तो आपने यहाँ पर एक डाइवर्जन क्या रखा, आपने वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ से एक वाटर रिजर्वायर बनाया है, तो यहाँ पर आप वाटर को रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से फिर वापस भी वाटर जा, जैसे आज डैम का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से हम देखते हैं एम्बैंकमेंट्स बनाए गए जहाँ पर वाटर रिजर्व जो है वेरिंग साइज के, कभी कभी बड़े भी, वेरिंग साइज में बहुत बड़े भी हमने देखे हैं विजयनगर में और बहुत छोटे छोटे भी बनाए गए। ये किस लिए, ताकि दे कैन टैकल विद द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, दे कैन टैकल with the scarcity of water when they are in utmost need। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा नीड होती थी उस वक्त उस चीज़ को टैकल कर सकें। नाउ यहाँ हम एक और चीज़ इसको देखते हैं, एज दिस वॉज द मोस्ट एरिड जोन स्टोरिंग रेन वाटर वॉज इम्पॉर्टेंट एंड कंडक्ट इट टू स्टी। तो ये एक और चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि आपको ये जो रेन वाटर जो है उसको भी आप सेव करते थे। एक तो आपने देखा अभी जो ये एरिड जोन है हमने डिस्कस किया, एरिड जोन की वजह से आपके पास ऑलरेडी पानी कम था। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप जो है वाटर स्टोर, ये जो रेन वाटर है उसको भी स्टोर कर रहे हो, और उसको स्टोर करने के बाद हम देखते हैं
ये क्या कर रहे थे, उसको जो रॉयल सेंटर्स होते थे, रॉयल सेंटर्स में जो किंग पैलेसेस वगैरह जो नोबल्स होते थे उन तक पानी पहुंचाना है, तो उनके लिए भी उन्होंने एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाया था जिसकी वजह से पानी वहां तक पहुंच सकता था। अब वो क्या था, वो बेसिकली था टैंक्स का बनाना। ये जो है टैंक्स का बनाना, जैसे बहुत बड़े टैंक्स जो होते हैं, जैसे अभी आप इसमें देखोगे यहाँ पर हम देखते हैं टैंक्स वेर बिल्ट, जो टैंक्स बड़े बड़े होते थे ऐसे इस किस्म के होते थे टैंक्स, इस तरह से बनाए जाते थे। तो टैंक्स बनाए जाते थे जहाँ पर पानी को रिजर्व रखा जाता था और उसी में से हम देखते हैं फिर पानी जो है डिफरेंट रीजन्स तक उन्हीं से पहुँचाया जाता था। और उन टैंक्स की लोकेशन भी ऐसी रखी जाती थी जहाँ से पानी जो है किसी प्रेशर जो उनको ज़रूरत होती थी, प्रेशर के बगैर जो ईजीली जो है उसमें एक प्रेशर बन सके, यूजुअली हायर आल्टीट्यूड पे बनाते थे ताकि जो है ग्रेविटी के फोर्स से उसमें प्रेशर बना रहे और वो डिफरेंट रीजन्स तक पहुंच सके। नाउ टैंक्स का आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टैंक जो हमें आज भी विजयनगर में मिल रही है वो हम देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक बिल्ट इन द 15th सेंचुरी वाज, ये है कमलापुरम टैंक। ठीक है, कमलापुरम टैंक, ये आप कमलापुरम टैंक को देख रहे हो। ये जो कमलापुरम टैंक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है एक तो बहुत ज्यादा पानी जो है अपने अंदर समा सकती थी और इसमें इसी तरह की दूसरी टैंक्स में ये जो पानी है रॉयल सेंटर्स में या एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी इसी से पानी जाता था। और ये जो है ये टैंक्स तब सबसे ज्यादा यूज की जाती थी जब उनमें स्कैर्सिटी ऑफ वाटर जो है ज्यादा होता था। नाउ ये हम देख रहे हैं बेसिकली विजयनगर एम्पायर में जो डिफरेंट इश्यूज थे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, उसको कैसे टैकल कर रहे थे और जो है इसको एग्रीकल्चर फील्ड्स को ज़्यादा उनमें जो है पानी पहुंचाना, इरिगेशन में फैसिलिटीज़ मुहैया रखना, उनमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नाउ दिस वाज कमलापुरम टैंक। Water from this tank not only irrigated fields but through a channel to the royal court as well। तो ये जो मैंने बताया सिर्फ इरिगेशन में ही नहीं जाता था बल्कि इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था जो रॉयल कोर्ट होता था, जहाँ पर ये जो किंग्स या नोबल्स होते थे वहाँ पर भी पानी इन्हीं के जरिए पहुँचाया जाता था। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आई थिंक, जिसको हम एक्विडक्ट्स कहते हैं। आपने 11th में जो रोमन एम्पायर है वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्विडक्ट्स उसको कहते हैं। तो एक एक्विडक्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो एक्विडक्ट है इससे क्या होता था, इससे पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। इसमें एक कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन में आप एक काइंड ऑफ गुफा टाइप बना रहे हो जिसमें एक कैनाल जा रही है और वो पानी जो है फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये एक्विडक्ट जो है ना आपने देखा होगा 11th में भी, तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता था। तो यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ चैनल्स बनाई जाती थी जैसे ये रॉयल सेंटर में जो पानी पहुंचाना होता था। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स, ये एक दूसरी चीज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल जो है ये भी आपने देखा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स में आप यूजुअली एक रिवर है, जैसे तुंगभद्रा रिवर आपके पास है, कृष्णा रिवर है, उससे आपने छोटी सी कनाल ली है तो उस कनाल से आपको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से डिफरेंट फील्ड्स तक वो पानी जो है पहुंचा सकते हो। अब इसकी लोकेशन डिपेंड करती है कौन सी कनाल या कौन सी कनाल जो है कहाँ कहाँ तक पानी पहुंचा सकती है और कौन सा जो जियोग्राफिकल या टोपोग्राफी हम जियोग्राफी की देखें कहाँ तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कनाल है, वन सच कनाल वाज हिरिया कनाल। ठीक है, दिस इज हिरिया कनाल। हिरिया कनाल जो है ये एक इंपॉर्टेंट कनाल उस टाइम की है जो हम देखते हैं इरिगेशन पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा यूज हुई है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, किस तरह से वाटर मैनेजमेंट उस वक्त हो रहा था, विजयनगर एम्पायर जो थी उसमें वाटर मैनेजमेंट को कैसे टैकल किया जाता था। नाउ लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फोर्टिफिकेशन एंड रूट्स। क्या फोर्टिफिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट था इनका, ये फोर्टिफाई क्यों कर रहे थे अपने लैंड को, और जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स जो है किस तरह से कर रहे थे। ये फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज यूनिक टू विजयनगर एम्पायर। नाउ आई एम मेकिंग इट यूनिक टू विजयनगर एम्पायर बिकॉज उस वक्त के जो ट्रैवलर्स आए थे, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, उन्होंने इसके बारे में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। जैसे हमने उसमें देखा था जब इब्न बतूता ने एक टाइम पे नारियल को देखा था, कोकोनट को देखा था, उन्होंने एक्साइटमेंट में कह दिया ए नट लाइक ए मैन्स हेड, है ना। इसी तरह से ये जो यहाँ पर आए थे, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, डोमिंगो पीज हो,
फ्रांसिस नुनिज हो, ये सब आए थे। तो इन्होंने इन चीज़ों को देखा और ये एक्साइटेड हो गए, उन्होंने लिखा इन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ यहाँ पर हम एक ट्रैवलर की बात करेंगे जो यहाँ पर आए थे, जो पर्शिया से आए थे, जिनका नाम अब्दुल रज़ाक है। तो अब्दुल रज़ाक जो है ना, ये एक एम्बेसडर भेजे गए थे, रूलर ऑफ पर्शिया जो है उन्होंने इनको भेजा था कैलिकट में। तो ये आज केरला में रीजन है कैलिकट, तो वहां पर इनको भेजा गया था। तो उस टाइम पे 15th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम में है कि ये जब अपनी बुक में ये लिखते हैं कि ही वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो अब्दुल रज़ाक लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो पहले ही इंप्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि फोर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है और जो है 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट देख रहे हैं, इससे बहुत इंप्रेस्ड हुए हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है व्हाट एक्चुअली जो है फोर्ट्स क्या है। फोर्ट्स आप क्या समझोगे? फोर्ट्स ये है बेसिकली, आई विल शो यू अ डिपिक्शन ऑफ फोर्ट। फोर्ट एक तो होता है जैसे आपने कोई कैसल बनाया है, तो उसको भी हम फोर्टिफाइड एरिया में लाते हैं। जैसे कोई रीजन है यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर फोर्ट बनाया है। फोर्ट में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक दीवार बनाए हो जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। तो ये जो इसमें बीच में रॉयल सेंटर है, ये सेफ रहेगा ताकि ये जो यहाँ से अगर कोई अटैक करेगा तो फोर्ट आपको बचाएगा। तो ये फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है। जैसे आप यहाँ आप में से बहुतों ने देखा होगा जो कश्मीर में यहाँ हम देखते हैं श्रीनगर सिटी में जो हारी पर्वत का फोर्ट है, ये भी उसी की एक डिपिक्शन आप समझ सकते हो। ये भी फोर्टिफाइड एरिया है, चारों तरफ से फोर्ट को बंद रखा गया, कंस्ट्रक्शन हुई है इसके चारों तरफ में आप देखोगे तो। और सिंपल एक गेट है जहां पर बहुत वेल गार्डेड पर्सनल होते थे, जो भी बाहर से आता था उनको वहां पर रोका जाता था। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन होती थी। लेकिन फोर्टिफिकेशन में यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, देयर वर 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। दैट मीन्स 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स में आप देखोगे, ये तो एक लाइन होगी फोर्टिफिकेशन की, दूसरी लाइन आप यहाँ देख सकते हो, दूसरी हो सकती है, फिर तीसरी हो सकती है, फिर 4, 5, 6, 7। इस तरह से आप देखोगे फोर्टिफिकेशन जो है 7 लाइन फोर्टिफिकेशन। ये आप इससे अगर हम कंपेयर कर सकें कि ये जो है 7 लाइन जो है हम देखते हैं सिक्योरिटी किसी को अगर मिलेगी, जैसे पहला जो घेरा होगा वो हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर पर होगा, उसका घेरा होगा, उसने वो सारा रीजन अपने कंट्रोल में लिया होगा। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर 2, फिर 1, फिर आपके आसपास, ये सब जो है ना, ये 7 लेयर हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर 7 लेयर फोर्टिफिकेशन हो रही है जो हम विजयनगर एम्पायर में देख रहे हैं। और ये कौन हमें बता रहा है? ये हमें अब्दुल रज़ाक बता रहे हैं जो उस वक्त यहां पर थे। ठीक है, these encircled not only the city but also its agriculture, hinterland and forests. Now ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो फोर्टिफिकेशन है, जो 7 लाइन फोर्टिफिकेशन है, ये अब सिर्फ रॉयल सेंटर्स को या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को यहाँ पर फोर्टिफाई नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर और भी चीज़ों को ये फोर्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं ये जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर को फोर्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर हिंटरलैंड जो है उसको फोर्टिफाई कर रहे हैं, और फॉरेस्ट्स को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट को भी फोर्टिफाई कर रहे हैं। अब ये जो है ना सेफ रख रहे हैं सब चीज़ों को, ताकि कोई भी एनिमी जो है बाहर से ना आ सके, उन पर हमला कर सके। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम एग्रीकल्चर को फोर्टिफाई करना, वो हम आगे देखेंगे क्यों फोर्टिफाई करते थे। हिंटरलैंड जो आपका दूर वाला रीजन कोई होगा तो वहाँ पर भी ये फोर्टिफाई, और फॉरेस्ट को भी फोर्टिफाई करते थे। नाउ इंटरेस्टिंगली क्या है, ये जो फोर्टिफिकेशन आप देख रहे हो, जो आप जो है बड़े बड़े ये बना रहे हो, ये जो फोर्ट्स बना रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉल्स के जरिए से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, तो वहां पर यहां हम देखते हैं देयर वाज नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप सीमेंटिंग एजेंट यहां पर यूज नहीं कर रहे हो, rather you are using the wedge shaped stones for the construction. wedge shaped stone जैसे आप हम मेसनरी में देखते हैं ना, जैसे इमेज दुसल वुसल चासा, वो जब हम इसिल कोन वोन दिवा, तो वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करते हैं उस मटेरियल को यूज़ जो सीमेंटिंग एजेंट होता है। सीमेंट वीमेंट तब ज़्यादा गसा इस्तेमाल किए, बिकॉज उसका जो पैटर्न होता है, जो स्टोन्स का पैटर्न होता है, वो उस हिसाब से रखी जाती है ताकि जो बेस है वो खुद से बन सके। तो यहाँ पर भी सेम आप समझो कि ये जो फोर्टिफाई कर रहे थे एरिया को, वहाँ पर इस तरह से उन पत्थरों को रखा जा रहा था
वो वेज शेप्ड थी और वो एक अच्छे तरीके से बैठ रही थी। जैसे अगर ये वेज शेप्ड एक है तो यहाँ पर दूसरी इस तरह से बैठेगी, तो ये इसको सपोर्ट कर रही, इस तरह से ये बन सकता था, इस तरह से 45 में ये कर रहे थे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही थी। नाउ एक और चीज जो यहाँ पर हमें देखनी है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट, ये हमने डिस्कस किया, दैट इट एनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। हाँ, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट द फोर्टिफिकेशन इज दैट इट एनक्लोज द एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को फोर्टिफाई किया था। नाउ हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को फोर्टिफाई करना क्यों जरूरी था, इसके पीछे क्या रीजन था। फॉर एग्जाम्पल ये एक रीजन है, यहाँ पर आपके ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, यहाँ पर आप कल्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना आपने इसमें भी फोर्टिफाई किया है एरिया को, ये जो है ना यहाँ पर वॉल्स है, ठीक है, ये आपने फोर्टिफाई किया एग्रीकल्चर लैंड को। अब फोर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये था कि आप अपने लोगों की हिफाजत करो, आप रॉयल सेंटर जो किंग वगैरह वो अपनी हिफाजत करें, लोगों को सेफ रखने के लिए ऐसा कोई फोर्टिफाइड, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड एरिया रखे जहां पर सब सेफ रहें। अब एग्रीकल्चर को फोर्टिफाई करना, उसको एनसर्कल करना क्यों इंपॉर्टेंट था? देयर वर मेजरली टू रीजंस फॉर इट। वन, यहां हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को सेफ रखा जाए, जो यूजुअली एनिमल्स हैं, जो हम देखेंगे एनिमल जो है फ्रॉम बीइंग ईटन, एनिमल्स इसको खा सकते हैं या रोन सकते हैं, इसको खराब कर सकते हैं। एनिमल से बचाने के लिए पहला रीजन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डील्स विद, जो हम कह रहे हैं, टू रिपेल ए सीज ऑपरेशन ऑफ एनिमी। मिडीवल पीरियड में ये एक इंपॉर्टेंट टैक्टिक यूज की जाती है ताकि जो आपके खिलाफ अगर कोई आपके खिलाफ जंग कर रहा है वो इसको एज टैक्टिक यूज करता था ताकि आपको हरा सके। क्या होता था यूजुअली, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा, जैसे आपने ये एक मूवी है जो अलाउद्दीन पर बनी थी, यूजुअली जो ज़्यादा फिक्शन पे बेस्ड है, उसमें जो है रियलिटी कम दिखाई गई है और जो फिक्शन है वो ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन एक चीज़ समझाने के लिए, वो जो है चित्तौड़ का एरिया होता है और अलाउद्दीन खिलजी उसको एनेक्स करने के लिए जाते हैं। वो एक फोर्टिफाइड एरिया में, वो एक बहुत बड़ा फोर्ट होता है, वहाँ पर किंग और दूसरे जो उसके नोबल्स या दूसरे जो कॉमन मैसेज होते हैं वो वहाँ पर बंद होते हैं, वहाँ पर बंद रहते हैं। अब उस वक्त क्या तरीका था, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वो आपको क्या कर सकते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जो है फोर्टिफाइड एरिया में आपको पहले उसको वॉल्स को तोड़ना है। तो जब आप नजदीक जाओगे, उनने ऊपर से बहुत सारे तरीके रखे थे, जैसे स्टोन्स का फेंकना या एरोज का फेंकना, या इसके साथ साथ कभी कभी ये तेल वगैरह जो है वो भी फेंकते थे ताकि जो इस फोर्ट के जो आगे आ रहे हैं उनसे रिपेल, क्योंकि उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप बाहर से दूर से ही कोई ऐसा बम फेंक सको या ऐसा कोई ऐसा वेपन आपके पास हो जो बाहर से उसको तोड़ सके। लेटर पीरियड्स में थे ऐसे वेपन्स जो बाहर से, जो सीज इंजन्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, शायद 11th में हमने पढ़ा था सीज इंजन्स का, जो बाहर से ही फेंकते थे, जो कभी पत्थर के गोले या कोई आग के गोले बनाए जाते थे वो फेंके जाते थे, लेकिन यूजुअली आप नज़दीक नहीं जा सकते थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर इनने डेरा डाला, फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन की खिलजी की आर्मी ने। ये सीज किसको कहते हैं, ये सारे एरिया को, इसके आसपास के सारे एरिया को एनेक्स करते थे या सीज में ले लेते थे, ठीक है, हर एरिया पे पहरा बैठाया। अब इनका जो है बाहर से किस चीज का इन्फ्लो आएगा, इनको कुछ चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जो है जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो फूड की जरूरत थी। अब फूड जो है आपके पास होता था, ये एबंडेंस में स्टॉक रखते थे। अब ये भी उस वक्त एक टैक्टिक थी, ये महीनों भी बैठ सकते थे, अलाउद्दीन यहाँ पर महीनों बैठ सकता था ताकि जब तक ना वो खुद जो है सरेंडर करे, किन के सामने, अलाउद्दीन के सामने, या कोई भी किंग जो है इस सीज ऑपरेशन में है उसके सामने ये जो है सबमिशन दे कि हम आपको अपना, हम जो है सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास फूड ही खत्म हो जाएगा तो अब आप मजबूर हो जाओगे बाहर जाना, आप फाके से खुद को नहीं मरवाओगे, इस वजह से ये बाहर जाते थे फिर। तो ये सीज ऑपरेशन एक टैक्टिक थी। नाउ लेट्स रिलेट दिस थिंग टू द विजयनगर एम्पायर। लाइक उनको भी इस चीज का एहसास था कि कभी हम पर भी ये सीज हो सकती है, कभी हम पर भी जो है बाहर से दरवाजे बंद हो सकते हैं और हम जो है इस वजह से कमजोर हो सकते हैं। दैट्स द रीजन दे मेड देयर एग्रीकल्चर फोर्टिफाइड।
ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने एग्रीकल्चर को फोर्टिफाई किया, ताकि जब एग्रीकल्चर फोर्टिफाई रहे तो हमें जो है प्रॉब्लम ना हो, जो बाहर से हमें मंगाना पड़ेगा उस टाइम पे, तो उसमें हम ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे बाहर से जो हमें इन्फ्लो आएगा, बल्कि हम जो है उस वक्त यहीं से इसको सेफ रख सकें। तो दैट्स द रीजन दैट दे कुड रिपेल अ सीज ऑपरेशन ऑफ एन एनिमी. So this was the second important thing when we deal with the fortification of fortification of these lands. The fort was entered through well guarded gates. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब आपने फोर्ट बनाया है, फोर्ट के आप चारों तरफ दीवारें बना रहे हो, लेकिन आने के लिए आप देख रहे हो कोई एक गेट तो आपको रखना है, और उस गेट पे आप देखते हो जैसे उसके बहुत सारे रीजंस हैं. ये जो गेट पर जो है, ये जो फोर्टिफाइड एरिया है, उसको क्या क्या फायदे होते हैं. सबसे बड़ा फायदा जो है, आपको दूसरे रीजन जो है फोर्टिफाइड एरिया जो हुआ होता था, वहां से आपको हमला नहीं हो सकता, अचानक आप पर हमला नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने वहां पर अच्छे से वो बनाए थे. लेकिन जब ये जो हम देखते हैं जहाँ से गेट्स आते थे, तो गेट्स में हम देखते हैं वहाँ पर अच्छे से जो है तैनात रखे जाते थे, जो उस कंटीजेंट्स थे, फौजी थे, कैवेलरी थी, इन्फेंट्री थी, वो वहाँ पर रखी जाती थी, ताकि अगर बाहर से कोई एग्रेशन हो रहा है तो वहाँ से उसको रिपेल किया जाए. वेल गार्डेड होता था ये फोर्ट, जहाँ पर दरवाजे होते थे तो वो वेल गार्डेड होते थे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी जो इसके साथ में जो फायदे होते थे वो ये है कि इसमें आपको जो ट्रेड होता था, इरेगुलर ट्रेड, या जहां पर कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी आते थे जो अपने हिसाब से हम देखते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द नोट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो खुद से ही ट्रेड करते थे गलत तरीके से. वो भी ट्रेड को भी रेगुलेट किया जाता था इनके से, ताकि एक ही एंट्रेंस आने और जाने में रहे, तो यहाँ पर उसको भी रेगुलेट किया जाता था. और ज्यादातर इसका क्या होता था, ताकि जो एनिमी है उसको हम देखें. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू ए वेल गार्डेड गेट्स विच लिंक्ड सिटी टू द मेजर रूट्स. तब गेट में अंदर आने के बाद वहां पर रोड्स का एक जाल बिछाया गया था, जो डिफरेंट रूट्स फिर जाते थे सिटी में और डिफरेंट रीजन्स में, वहां पर ये चले जाते थे. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम फोर्टिफिकेशन के बाद रोड्स का हम देखते हैं. Now, the arch on the gateway leading into the fortified settlement and dome over it depicts Indo-Islamic architecture. एक और चीज़ यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, तो फोर्ट्स में हमने एक इंटरेस्टिंग, जो आर्ट हिस्टोरियंस होते हैं जो स्टडी करते हैं, यूजुअली आर्ट जो एंशिएंट में डिपिक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं, और जो है इन्फ्लुएंस देखते हैं ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स ओवर वन अनदर, उसको डिपिक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो ये फोर्ट्स बनाए गए थे, फोर्ट्स में आप यूजुअली देखते हो ना, जो अगर एंशिएंट मूवीज आपने देखी होंगी, तो वहां पर जो मेन एंट्रेंस होती है, तो वहां पर कभी बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है. जैसे आप यहाँ देखोगे, ये जो फोर्ट है जो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में है, तो यहाँ पर एक डोम शेप्ड आप देख रहे हो. तो डोम शेप्ड बेसिकली विजयनगर आर्किटेक्चर में हम नहीं देखते. डोम किस में है? डोम बेसिकली मुसलमानों के साथ है. इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो डोम स्ट्रक्चर बनाते. मस्जिद में आप देखोगे तो वहां पर डोम स्ट्रक्चर ज्यादा मिलता है. तो यहाँ पर आर्च भी है, डोम भी है. That's basically the amalgamation of the different cultures, amalgamation of the architecture of different religions. तो ये हम देख रहे हैं, इसको आर्ट हिस्टोरियन कहते हैं. दिस इज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. जहां पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उसको कहते हैं जहां पर उनका भी थोड़ा जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न आ रहा है, और मुसलमानों का भी आर्किटेक्चरल पैटर्न आ रहा है, और ये जो है एमलगमेट हो रहे हैं, और दोनों में हम देखते हैं दोनों के फीचर्स डिपिक्ट हो रहे हैं. दिस इज, ये हम कहाँ देख रहे हैं? ये हम यहाँ हम जो है जो एंट्रेंस गेट्स हैं वहाँ पर हम इस चीज़ को ट्रेस आउट कर रहे हैं. सो दिस वाज बेसिकली अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, और वी कैन से the fortification of roads by Vijayanagar Empire, fortification and the water reservoir, water को किस तरह से मैनेज किया जाता था, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग मच अबाउट द रॉयल सेंटर एंड द अर्बन कोर ऑल्सो. उसको भी हम थोड़ा देखेंगे. आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये जो हम लेक्चर्स बनाते हैं, इसमें हर एक का एफर्ट जाता है, चाहे वो कैमरा
यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हो, या फिर हम जब इसको फिर लिखते हैं या टीचर्स का फिर इसको एडिटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर एक एफर्ट लगता है। आई होप कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लोगे। जो भी यहाँ पर टीचर्स वीडियोस बनाते हैं उनको आप उन वीडियोस को आप अच्छे से देखो, एंड टू एंड देखो। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो, वी आर हियर टू लिसन, आप हमें कंटैक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस चीज़ को सीरियसली लोगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।